हाँ जी, अब अपन डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बारे में कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। देखो सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूँ कि असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो साल जो हमारा जिस ईयर में किसी भी पर्सन के इनकम पर टैक्स चुकाने की लायबिलिटी जो आती है उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, यानी दैट ईयर इन विच असेसी इज लायबल टू पे टैक्स। असेसी को टैक्स चुकाना है, उस साल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। जबकि लॉ में जो है इसको अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो 12 महीने का पीरियड होता है उस साल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ये याद करने की जो है इसमें एमसीक्यू बन सकता है हमारा। तो असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर में पहले बात तो ईयर जो है वो फिक्स हो गया कि पहले तो 12 महीने का ईयर होगा, 12 महीने का ही साल होगा। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पीएसयू में कि क्या असेसमेंट ईयर आपका 9 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है या 3 महीने का हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये ऑलवेज जो होगा असेसमेंट ईयर वो मेरे 12 महीने का ही होगा। क्यों? ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है कहां पर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में लिखी हुई है कि असेसमेंट ईयर जो है वो हमेशा 12 महीने का होगा। लेकिन अपन जब प्रीवियस ईयर में डिस्कस करेंगे तो प्रीवियस ईयर में अपन को पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि 12 महीने का ही हो, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 8 महीने का भी हो सकता है, वो 4 महीने का भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसा लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट आपका 12 महीने का होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट ईयर है कि क्या कंपलसरी है वो 12 महीने का होगा, जी बिल्कुल कंपलसरी है, 12 महीने का होगा। दूसरी लैंग्वेज में समझे तो इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेड इन द असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल में इनकम कमाई है उसके बाद जो जिस साल में जो टैक्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अभी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है कि मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई इनकम कमाई, तो उसका मुझे कोई टैक्स चुकाने की जो लायबिलिटी आएगी वो कौन सी आएगी, 23-24 में आएगी। यानी अभी जो 23-24 चल रहा है, अभी के जो 31 जुलाई की जो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है किसी इंडिविजुअल की, उस पर जो टैक्स जो रिटर्न वो जो भर रहा है वो कौन से ईयर की इनकम पे भर रहा है, 22-23 में जो उसने कमाई है उस साल की इनकम पर वो टैक्स चुका रहा है, कब, 23-24 में। तो अब आता है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहाँ दी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन का होता है, ठीक है, बाकी सब सेक्शन क्लोज वगैरह जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में बताई हुई है। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बताई हुई है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि भाई जिस साल में आपने इनकम कमाई है उस साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। जबकि लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ईयर से पहले का जो साल होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से जो पहले का साल होता है उस फाइनेंशियल ईयर को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये हमारे पिछली बार का क्वेश्चन था कि अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है तो फिर उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने 15 अक्टूबर 2020 को कोई बिजनेस कमेंस किया, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका प्रीवियस ईयर होगा मैंने इस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया, इससे लेकर अगले 31 मार्च तक, 31 मार्च 23, ये मेरा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, न्यूली बिजनेस के केस में, न्यूली सेटअप के, यानी जिस दिन आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया है उस दिन से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक, यानी अब भले ही वो आपका पीरियड चाहे 2 दिन का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर जो है जिस दिन हमारी इनकम अर्न करने का जो सोर्स, जिस दिन बिजनेस हमने कमेंस किया वहां से स्टार्ट होगा और अगले साल की 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। यानी ये 1 अप्रैल से नहीं मानेंगे इसका कि 1 अप्रैल 22 को, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 22 को तो मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। क्लियर हो गया? चलिए जी आगे चलते हैं हम। आगे अगर अपन बात करें
तो अब आता है पर्सन की डेफिनेशन कि पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है, पर्सन में किसको शामिल किया गया है, ठीक है। पर्सन की अगर मैं बात करूं कि पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले तो कौन से सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, बार बार रिवाइज करते चलिए मेरे साथ, ये इसमें होती है असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इसमें होती है किसकी, पर्सन की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, क्लियर। तो पर्सन की जो डेफिनेशन है कि इनकम टैक्स जो लगता है वो किसी पर्सन की इनकम पर लगता है। तो ये पर्सन होता क्या है, पर्सन में कौन कौन शामिल होता है, तो पहला आता है पर्सन में इंडिविजुअल शामिल होते हैं। अब इंडिविजुअल कौन से, नेचुरल पर्सन यानी जिसको भगवान ने जन्म दिया है, माइनर्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी अगर कोई पागल है तो वो भी क्या नाम से पर्सन में आएगा, ठीक है। अगर कोई माइनर है 18 साल से कम का है फिर भी वो इनकम कमा रहा है तो भी वो पर्सन इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, एचयूएफ के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एचयूएफ होता क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है कि पारिवारिक जो इनकम होती है, ठीक है, एक परिवार में जब आपका खुद का जो परिवार बनता है, एक आपके हस्बैंड वाइफ के बाद में एक बच्चा हुआ, तो ये जो 3 मेंबर की जो फैमिली होती है, ठीक है, जो 3 मेंबर का जो ग्रुप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। मान लो मेरे माता पिता के मैं था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं उन्हीं के परिवार का एक सदस्य था, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो गई, ठीक है, शादी होने के बाद में मेरे एक बच्चा हुआ तो मेरा एक परिवार का एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है, उससे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी ध्यान रखिए कि एचयूएफ जो होता है वो पर्सन के डेफिनेशन में आता है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में आता है इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, यानी अगर किसी भी तरह का लॉस होगा तो पार्टनर्स को पर्सनल लेवल तक जाकर बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था एलएलपी, एलएलपी में क्या होता था, पार्टनर्स की लायबिलिटी एक लेवल तक होती थी, एक लिमिट तक होती थी, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में एलएलपी भी आ गया। तो एलएलपी भी हमारा किस में आता है, पर्सन की डेफिनेशन में आता है। कंपनी, कंपनी में दोनों आ गया, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है, ये कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो गया। इसके बाद में आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे आपने इनका रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और एक उस ग्रुप का जो पर्पज है वो इनकम जनरेट करना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होता है उसमें अपन ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में तो सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में जो होता है वो इंडिविजुअल्स के अदर देन जो होते हैं, कंपनी हो गया या कोई फर्म हो गया, ये एक एसोसिएट करके एक इनकम जनरेट करने के लिए ग्रुप के रूप में काम करते हैं, उससे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके बाद में आता है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में क्या आ गया, लोकल अथॉरिटी जो है इसमें आ गया आपका पंचायत, म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है, या कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी आ गया, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती है ये म्युनिसिपल अथॉरिटी वाली जो होती है, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब किस में आती है, लोकल अथॉरिटी में आती है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति, यानी यूनिवर्सिटी हो गया, भगवान हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है, ये जो जिनका लॉ के द्वारा जन्म हुआ है, आर्टिफिशियल, जैसे अपन कंपनी में की डेफिनेशन में क्या पढ़ता है कि भाई कंपनी का जन्म जो है वो लॉ के द्वारा होता है, तो ऐसे ये यूनिवर्सिटी हो गया, ये जो होते हैं ये एज ए पर्सन के रूप में ही होते हैं, बट ये किसी एक्ट के द्वारा इनको इनकॉर्पोरेट किया गया होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देवी देवता हो गया, मूर्ति हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, बार काउंसिल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ये सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले पर्सन के डेफिनेशन में क्या आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एन एसोसिएशन, प्रॉफिट मोटिव नॉट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सन, इसमें एक अपना इंपॉर्टेंट और पॉइंट है
कि क्या उनका जो मोटिव जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का जो है, वो आपका प्रॉफिट गेन अर्न करना जो है वो जरूरी है या नहीं है, यानी वो किसी सोशल पर्पज के लिए तो नहीं बना। तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों की बात हो रही है, एओपी और बीओआई दोनों की बात हो रही है, या लोकल अथॉरिटी या एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए पर्सन, यानी उनको हम क्या मानेंगे, पर्सन मानेंगे, whether or not such person or body or authority or judicial person was formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gain। यानी आपने भले ही इनकम प्रॉफिट गेन के लिए ही उसको बनाया है या नहीं बनाया है, यानी प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, एज ए पर्सन के रूप में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आता है हमारा